नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज दैनिक जागरण संवादी में हिंदी की बेस्ट सेलर सूची का अनाउंसमेंट हुआ है। अनुवाद श्रेणी में द हिडन हिंदू का नंबर पहले नंबर पर है और द हिडन हिंदू के लेखक अक्षत गुप्ता हमारे साथ हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम अक्षत गुप्ता जी के साथ बात करेंगे, उनका स्वागत करते हैं। अक्षत जी, एक तो बहुत बधाई, आपकी किताब अनुवाद श्रेणी के अंदर बेस्ट सेलर आई है। हिडन हिंदू को बहुत सराहा है पाठकों ने और अब ये हिंदी के अंदर भी सराही जा रही है, तो फील कैसी आ रही है? और साथ में जागरण की जो ये बेस्ट सेलर सूची आती है, इसके बारे में भी आपके विचार में जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो जागरण का धन्यवाद। जो जिसका जो पायदान है वो तो है ही, लेकिन उसको कोई याद रख के डाल रहा है पन्नों पे और वो चीज़ डॉक्यूमेंट हो रही है, उसके लिए दैनिक जागरण को धन्यवाद। दूसरा, देखिए, हमारा प्राथमिक हमारी जो भाषा है वो है तो हिंदी। ये विडंबना है कि इंग्लिश में सभी ज़्यादा किताबें चलती हैं और इन कंपैरिजन टू उसके बनिस्बत हिंदी में थोड़ी कम चलती हैं। अब हिंदी में जब आप 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 किताबों का वो टच करते हैं प्लेटफॉर्म, तो खुशी को ना किसी मेजरमेंट स्केल में डाला जा सकता है, ना किसी पैमाने में बांधा जा सकता है। इसलिए समझा पाना कि देखिए क्या है, सपने बहुत सारे लोग देखते हैं, हर कोई देखता है, कुछ ही लोगों के सपने पूरे होते हैं। तो आई एम वन ऑफ दोज ब्लेस्ड पीपल कि मैं जैसा चाह रहा था वैसा उस किताब को रिस्पांस मिला है। तो सभी पाठकों का, दैनिक जागरण का और पीछे जितने लोग खड़े हैं साथ देने वाले, उन सब का, प्रभात पब्लिकेशन का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। मैं 2 सवाल एक साथ जोड़ता हूँ। एक, रिसर्च ये थी कि ये जो समय है अभी आने वाले 10 सालों में लोगों की हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और माइथोलॉजी, इन 3 पे रुचि बहुत बढ़ेगी। तो कुछ राइटर्स ने इस ट्रेंड को एक्चुअली स्पॉट किया एंड दे आर राइटिंग इन इट। एक तो ये मेरा सवाल है कि क्या आपने ट्रेंड को स्पॉट किया था? दैट इज़ वन। सेकेंड, ये जो माइथोलॉजी शब्द है, क्योंकि जब आप कहानी बता रहे हैं, ये पौराणिक कथा है, तो माइथोलॉजी शब्द के साथ आपका जो है, क्योंकि माइथोलॉजी हिंदी मिथक हो गया, तो उसके साथ भी आप कितना, मतलब आप क्या, आप अपनी कहानियों को माइथोलॉजी कहेंगे या इसको किसी और नाम देना चाहेंगे? देखिए, माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से। मिथ्या मतलब अपने आप में ही कल्पना है, फिक्शन है। मैं अपनी लिखी कहानी को फिक्शन ही बोलूँगा क्योंकि वो है फिक्शन। लेकिन हमारी जो पौराणिक गाथाएं हैं, कथाएं हैं, पुराण हैं, वेद हैं और रामायण, महाभारत और ऐसी कई जो बातें लिखी हुई हैं, उनको आप मिथ्या मात्र मान के या कह के हम उसका ना निरादर करें और ना उसको उसकी जगह से हटाएं। क्योंकि ये मैंने अभी मंच से भी कहा था कि आपने हिंदू माइथोलॉजी शब्द सुना है सिर्फ, आपने कभी इस्लामिक माइथोलॉजी, सिख माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, ऐसे शब्दों, जैन माइथोलॉजी, ये सब आपने नहीं सुना है। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत सोचे समझे प्लान के तहत इसको मिथ्या से निकाल के माइथोलॉजी शब्द से जोड़ दिया गया है, ताकि इसकी जो सत्यता है, इसीलिए मैं इसको सत्यलॉजी कहता हूँ, उस पे प्रश्न चिन्ह उठ जाए, जो कि इन्होंने बखूबी किया है। क्योंकि अब तो हमारे ही लोग हमारी ही सभ्यता पे प्रश्न चिन्ह उठाना चालू कर दिया। उनको सब चीज़ों का साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो सबसे पहले तो माइथोलॉजी शब्द से है गुरेज। आपका पहला सवाल क्या था इसी में? सवाल था कि ये जो समय है, इसमें कहा जा रहा है कि ट्रेंड है ये, जब हाँ, कि आपने ट्रेंड को पहले पढ़ा कि नहीं। नहीं साहब, मैं इतना बुद्धिजीवी नहीं हूँ कि मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, इंसान जैसा दिख रहा हूँ इसलिए काकभूषणी भी नहीं हूँ कि पता रहे कि आगे क्या होगा। लेकिन मेरी कहानी लिखने की कहानी अपने आप में बाकी ऑथर्स से अलग है। मैं एक ही पूरे विश्व, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी में मैं एक ही बच्चे के लिए कहानी लिख रहा था, ये वाली। वो मेरे सुपुत्र हैं और मैं उनसे दूर हूँ अभी भी, उस समय भी था। तो मैं चाह रहा था कि मैं उनके लिए कुछ तैयार करूँ। तो ये उसको लिखते समय इस बात की सोच दूर दूर तक नहीं थी कि इसको किताब बना दी जाएगी, फिर इसको छपवा लिया जाएगा और सही समय पे छपेगी क्योंकि ट्रेंड आ रहा है। इसकी समझ नहीं थी। शायद होती तो, और सबसे उसके भी पहले की बात ये कि मैं किसी लेखक परिवार से या क्रिएटिव या आर्टिस्ट की फैमिली से आता नहीं हूँ कि मैंने चुना कि मैं लेखन करूँगा। आई एम दी 3rd जनरेशन ऑफ माई फैमिली इनटू हॉस्पिटैलिटी। तो होटल इंडस्ट्री के लोग हैं, खाना खिलाना, यही हमारा व्यवसाय है 3 पीढ़ियों से। वो होते होते हो गया और ये बाकी देखिए, हमको लगता है हम कर रहे हैं पर हम करते कुछ नहीं होते, वो होता है। तो वो समय के साथ इसकी समकालीनता सही बैठ गई कि जिस वक्त ये किताब बाहर आई उस वक्त लोगों को भी उस चीज़ का इंटरेस्ट आ रहा था।
तो वो दोनों को आपस में वो एक दूसरे के पूरक होते चले गए, पर ये प्लान करके प्लान के तहत हुआ नहीं था, ये हो गया। इंदौर में हम लोग मिले थे, वहाँ पर आपने जब अपना इंट्रो दिया था तो इंट्रो में आपने अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम लिया था। इसके साथ आपने कई और उदाहरण दिए थे, आपने गंगापुत्र भीष्म का उदाहरण दिया था, और आप कई बार जो है मैट्रियार्कियल सोसाइटी की बात करते हैं। आपका मुझे याद है कि आपने कहा कि पता नहीं कब हम पितृसत्तात्मक प्रणाली में आ चुके। अब दोनों के फायदे नुकसान हैं। हम बात करते हैं चूँकि पितृसत्ता है तो जाहिर सी बात है जो दूसरा हिस्सा है उसकी बात ज़्यादा होती है, लेकिन वर्तमान जो हिंदुस्तानी समाज है इसमें अगर इसको मातृसत्तात्मक चला जाइए तो बदलाव क्या होंगे, मतलब कहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि आपकी जो उसमें ये विचार बहुत प्रबलता से आपका निकल के आया था, तो मैं उस थॉट प्रोसेस को समझना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में, हिंदुस्तान क्या दुनिया में भी कहीं पर अगर ये मातृसत्ता ही पूरी तरह से रहती है तो क्या वर्तमान जो समाज का रूप है ये किसी तरीके से चेंज होगा? हम लोग जिस तरह के इंसान हैं क्या उसमें कुछ बदलाव आएगा? किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि वो थॉट आपने बहुत प्रबलता से बताया तो मुझे इसलिए लग रहा कि वो इसकी बात ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, मैं उस समुदाय से आता हूँ जिसमें मेरा कोई भगवान भी एक महिला की अनुमति के बिना पृथ्वी में कदम नहीं रख सकता। कौशल्या के बिना राम नहीं हो सकते, यशोदा के बिना कृष्ण नहीं हो सकते, कुंती के बिना पांडव नहीं हो सकते, गंगा के बिना भीष्म नहीं हो सकते, है ना। तो इस पे कोई दो राय नहीं है कि पुराने समय में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया गया था और इसीलिए इस तरीके के शब्द हम बचपन से सुनते हैं। बस हम क्या हो गया ना, पहले कान का दिमाग से सीधा कनेक्शन होता था, इतना कुछ अब सुनते हैं कि सब चीज़ों का आकलन अब ठीक से नहीं करते हैं, इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं। आप बचपन से सुन रहे हैं अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, सुन रहे हैं ना, आप बचपन से गंगा पुत्र भीष्म सुन रहे हैं, आप कौशल्या नंदन, देवकी नंदन, यशोदा नंदन सुन रहे हैं। यही लोगों में जिन लोगों ने बाद में शादी करने का निर्णय लिया और हमारे भगवानों तक ने अपनी पत्नियों का नाम अपने आगे रखा, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधे श्याम। तो ये कुछ नया नहीं हो रहा है, ये पहले था फिर अब नहीं रहा। आपने अनगिनत लोगों को देखा होगा ये बोलते कि अरे जितने भी वॉर होते हैं सब महिलाओं के कारण होता है। सीता के कारण रामायण हो गया था और द्रौपदी के कारण महाभारत हो गया था। मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि अगर ये पूरा मैट्रियार्की सोसाइटी उस वक्त होता कि सब कुछ अगर सीता और द्रौपदी को निर्णय लेना होता तो फिर महाभारत और रामायण नहीं करना पड़ता। वो ज़्यादा सहनशील हैं और उनकी बुद्धिमत्ता, आपने ऐसी थोड़ी ना एक महिला को सरस्वती और लक्ष्मी बना रखा है, वो इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि उनको उन चीज़ों की समझ आपसे, हम लोग लेबर क्लास लोग हैं, पूरा जो मैन है ना, मर्द पुरुष, वो शारीरिक तौर पे इसलिए नहीं स्ट्रांग है कि घर में अपनी बेटी को और अपनी पत्नी पे हाथ उठा सके या बोले जैसा बोल रहा हूँ ऐसा होना चाहिए। हमको दूसरे कामों के लिए बनाया था। ये सब काम है, पैसा कैसे बनाना है, पैसा कैसे बचाना है, निर्णय कैसे लेना है, इसके लिए महिलाओं को ही बनाया गया, आपको नहीं बनाया गया। और इसका और सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा उदाहरण है कि आप जिनको देख देख के अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, कि वेस्टर्न कल्चर से हमको हर चीज़ का वैलिडेशन चाहिए होता है, उनके पास, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, उनके पास आज तक एक भी महिला प्रेसिडेंट नहीं है। आपके पास एक महिला प्राइम मिनिस्टर और 2 महिला प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, करेक्ट है ना, अभी तक तो नहीं हो पाया है। तो और जबकि हम तो बाद में छूटे हैं इन लोगों के चंगुल से, ये तो इनके पास हमसे ज़्यादा वक्त रहा है, उसके बावजूद ये एक महिला प्रेसिडेंट अभी तक नहीं कर पाए। तो ये हमको ये अगर बता रहे हैं कि सुनो तुम अपना परिचय ऐसे दो कि मेरा नाम अक्षत गुप्ता है, सन ऑफ श्री अजय गुप्ता, तो ये हमारी मूर्खता है कि हम उनकी बात मान रहे हैं, है ना। तो वो जैसा उनको सिखाया गया है वो हम पे थोप रहे हैं। और बदलाव कैसे होगा, जो आपके इसी में एक और सवाल नत्थी था, आपने और हमने बचपन से सुना है कि चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। तो विद इन में तो मैं अपना परिचय देने लग गया हूँ कि हाय, मेरा नाम उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता है, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, जिसमें उर्मिला पुत्र में माँ का नाम आ जाता है और फुल टाइम हाउस हस्बैंड में पत्नी पहले रखा जाती है, उसके बाद पार्ट टाइम स्क्रीन राइटर, पोएट। मेरा व्यवसाय और मेरी पहचान इन 2 महिलाओं के बाद है। दूसरा, मेरे सगे छोटे भाई का अभी 2.5 साल का बच्चा है। अगर आप उनसे पूछेंगे, तोतलाते हैं वो,
अगर आप उनसे पूछेंगे कि बेटा अपना पूरा नाम बताओ, तो वो बोलेंगे कि मेरा नाम अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता है। उनको लगता है उनका पूरा नाम एक्चुअली यही है, उनको ये मालूम ही नहीं कि नहीं नहीं मेरा नाम अगस्त्य गुप्ता है, उनको पता ही नहीं है। उनको लगता है कि उसका पूरा नाम अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता है। अनंता जो है वो मेरी छोटे भाई की समकक्ष। तो जो चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन है वो कम से कम मैंने अपने घर में कर लिया। मुझे अभी दिल्ली में थोड़े दिन पहले एक शख्स मिले, उन्होंने बोला कि अक्षत जी मेरा नाम मंजू पुत्र कौस्तुभ है। अभी मुझे इंदौर में एक लड़का मिला, वो बोला अक्षत जी मेरा नाम मनीषा पुत्र चिराग है। तो लोग सुन रहे हैं और लोग उसको प्राइड लेके बोलना शुरू कर चुके। धीरे धीरे हम रातों रात बिगड़े नहीं हैं, तो हम रातों रात सुधरेंगे भी नहीं, वक्त लगेगा। मेरी पीढ़ी करना शुरू की है, आने वाली पीढ़ी कंटिन्यू करेगी, तो तीसरी जो पीढ़ी होगी मेरे मरने के बाद, तब तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा, आपने हिडन हिंदू में एक पात्र के माध्यम से आपने चारों युगों की बात वो करता है कि मैं चारों युगों में था, तो उस पूरी कथा को, चारों युगों की कथा को जो है एक पात्र के माध्यम से बताया। अब इसमें दो प्रश्न मैं फिर से नथी एक साथ ही कर देता हूँ कि क्या अक्षत गुप्ता की बचपन से धर्म में रुचि थी या बाद में हुई, एक। और दूसरा कि जब आप चारों युगों की बात बता रहे हैं, वो इतना कुछ है कि वो 3 हिस्से में आई है, और मुझे लगता है इसके बाद और भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अगर हमारे धर्म ग्रंथों पर लिखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो रिसर्च है और ऑब्जेक्टिव की किस तरह से मैं पाठक तक क्या पहुँचाऊँ, ये पूरा प्रोसेस कैसे रहता है। तो मैं सवाल एक बार फिर रिपीट करता हूँ, बचपन से क्या आप धार्मिक थे, और दूसरा पूरा रिसर्च किस तरीके से आप करते हैं। मुझे लगता है मैं धर्म की बात कम और कल्चर की बात ज़्यादा करता हूँ। आप यहाँ पैदा हुए हैं तो आप धार्मिक हो ना हो, आप कल्चरल तो हैं। आप बड़ों को देखेंगे तो मान देंगे, है ना। उसके लिए आपको धार्मिक नहीं होना पड़ेगा। एक कल्चर होना, कल्चर्ड होना और रिलीजियस होना दो अलग अलग बातें हैं। मैं रिलीजियस कितना हूँ वो मैं दूसरों पे छोड़ देता हूँ। मुझे ये मालूम है कि मैं कल्चर्ड हूँ। मेरे माता पिता को गर्व है कि अक्षत हमारा सुपुत्र है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल्चर करेक्ट है। बचपन से ये सब, और ये जो कहानियाँ हैं ना, ये जो मैं अब लोगों को बता रहा हूँ या किताबों में लिख रहा हूँ, ये मेरे रिलीजन के हिस्सा होने से ज़्यादा मेरे कल्चर का हिस्सा है। ये कल्चर है हमारा। जो अभी हम बात कर रहे थे मैट्रियार्की सोसाइटी की, या हमारे पूर्वज अपना परिचय इस तरीके से देते, ये कल्चर का हिस्सा है, रिलीजन का नहीं है। दूसरा आपका सवाल इसी में था कि आपने रिसर्च कैसे की। रिसर्च एक्चुअली करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि बचपन से हम लोग ये सब कहानियाँ अपने घर में सुनते हुए बड़े हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, आसपास वालों को देख के समझ में आया कि हम जो सीख समझ के बड़े हो रहे हैं, ये लोग वो सीख समझ के बड़े नहीं हो रहे। एग्ज़ाम्पल, कोई बोलता है कि राम लोग 5 भाई थे। बोला भाई 5 नहीं 4 थे। बोले नहीं नहीं 5 थे ना, वो पांडव बोलते थे उन लोग को। ये स्थिति थी सच में। लोगों को द्रौपदी और सीता में कन्फ्यूजन हो जाता है। वो द्रौपदी को द्रुपद की पुत्री बोल देते हैं, और सीता को द्रौपदी को जनक की पुत्री बोल देते हैं। तो बोलते हैं हाँ तो द्रौपदी का नाम जानकी भी तो था। अरे नहीं, जनक की पुत्री सीता का नाम जानकी था और द्रुपद की पुत्री द्रौपदी थी, है ना। एक धरती से निकली थी और आग में समाई थी, दूसरी आग से निकली थी। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है। राम 4 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। पांडव महाभारत के हैं, राम रामायण से हैं। ये बहुत बेसिक है, ये ABCD है आपके और मेरे कल्चर का, है ना। आप किसी भी समुदाय के होंगे, आप अगर वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो आप जय माता दी ही बोलेंगे, वो वहाँ का कल्चर है। आप अयोध्या साइड जा रहे हैं तो आप किसी भी समुदाय के होंगे, आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलेगा। आदमी चलते चलते जय सिया राम, तो आप भी बोलेंगे जय सिया राम। आप गुजरात साइड जाएंगे तो आपको जय श्री कृष्ण सुनने में मिलेगा, तो आप भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। ये रिलीजन का हिस्सा होने से, वो रिलीजन कब तक होता है ना, जब तक वो एक मंदिर के अंदर बंद है ना, तब तक वो रिलीजन है। जब वो आपके स्किन के अंदर घुस जाए ना, तो फिर वो कल्चर हो जाता, वो मिट्टी का हिस्सा हो जाता। तो ये कल्चर है। और कल्चर अगर आप और मैं अपने आने वाली जनरेशन को नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। US और UK वाले थोड़ी ना सिखाएंगे। वो तो आज तक आपस में ये डिसाइड नहीं कर पाए कि किलोमीटर बोलना है कि माइल्स, कि लेफ्ट हैंड ड्राइव होना चाहिए कि राइट हैंड ड्राइव होना चाहिए, कि फ़ारेनहाइट बोलना चाहिए कि टेम्परेचर बोलना चाहिए। उनका तो बहुत ही तुच्छ लेवल में उनका झगड़ा चल रहा है। तो ऐसा है।
तो ये हिडन हिंदू क्यों है जो आप बात कर रहे हैं? ये कल्चर जो हमारा है ये तो खुला कल्चर है, हजारों साल का कल्चर है, तो हिडन हिंदू क्यों किया कहा आपने इसको? क्योंकि कहानी में एक किरदार है, एक अघोरी, जो 2020 में पकड़ में आया है, और जब वो पकड़ में आया है वो अपने बारे में बताना चालू करता है, और तब वो कहता है कि मैं सत्युग से देवभूमि भारत में हूँ, मैं रामायण और महाभारत दोनों का हिस्सा रह चुका हूँ, मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी, लेकिन मैं वो 7 चिरंजीवी जिनके बारे में आपने लिखा, आपने पढ़ा सुना है, उनमें से कोई नहीं हूँ। मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में दुनिया ने अब तक सुना नहीं है, और मैं अब तक छिपा हुआ था इतिहास के पन्नों में। अब बाहर आया हूँ क्योंकि मैं अब ढूंढ रहा हूँ उन 7 चिरंजीवियों को, मेरे को उनसे कुछ, अब वो क्या है वो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो क्योंकि वो इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ था, सतयुग से पकड़ में आया कलयुग 2020 में, और इसलिए उस कहानी का, और वो क्योंकि चारों युगों को जोड़ रहा है, दशावतार की बातें कर रहा है, 7 चिरंजीवियों को ढूंढ रहा है, और ये सब हिंदू मान्यता और कल्चर का हिस्सा है, इसलिए मैंने कहानी का नाम दिया द हिडन हिंदू। दैनिक जागरण संवादी में आप पहली बार आए हैं, तो और ये देहरादून में पहली बार ही हुआ है, इससे पहले अन्य शहरों में होता रहा है, तो किस तरह का आपको फील हो रहा है इस तरह के कार्यक्रमों को लेके, दैनिक जागरण संवादी के बारे में जो आपका विचार है? नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अपने जैसों से भी और अपने से परे भी। समझ, ज्ञान खुलता है, इसी बहाने कुछ और नए शहरों को देखने का, वहाँ के रेसिडेंट से मिलने और उनका कल्चर समझने का मौका मिलता है। तो सबसे पहला तो टेक अवे ये रहता है। दैनिक जागरण से मेरे संबंध अब पुराने हो चले हैं, क्योंकि मैं आपके दैनिक जागरण का डिजिटल में भी 2 या 3 पॉडकास्ट में कर चुका हूँ, और वो दैनिक जागरण के डिजिटल मीडिया का हाईएस्ट व्यूड पॉडकास्ट है, कुछ 3 या 4 मिलियन गया है वो, अभी तक के उनके पॉडकास्ट सीजन्स का हाईएस्ट व्यूड है। तो दैनिक जागरण से एक अलग तरीके का नाता बनते बनते बन गया है। आप जैसा भी आपने पहला सवाल पूछा था कि भाई उस श्रेणी में और उस लिस्ट में आके कैसा लग रहा है, तो मैं आभारी भी हूँ, कृतज्ञ भी हूँ, और दबा हुआ भी हूँ। तो आना तो है ही, अच्छी बात है कि देहरादून में है, और मैं चाहूँगा कि अगली बार देहरादून से और ऊपर मसूरी, लैंडौर और ऊंचे पहाड़ों पे आप लोग पहुँचें, ऐसे भी और वैसे भी, शिखर पे यूं भी पहुँचें और ऐसे भी चले। आखिरी सवाल, आपकी जो किताब थी पहले सेल्फ पब्लिश थी, फिर उसके बाद जब उस पर फिल्म बनने की बात, फिल्म या सीरीज़ में फिल्म बनने की बात जब हुई, उसके बाद पब्लिशर आते हैं, वो उसको आगे लेके जाते हैं, तो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं लोग, ये हमें पता है, ये हमने यहाँ भी देखा कि अच्छा एक चीज़ हिट होने जा रही है तो हमसे बात करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, क्योंकि आप बात अक्सर करते हैं लाइफ को लेके, डिप्रेशन या मोटिवेशन को लेके, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन उनको कई बार वो मौका दिखता नहीं है। तो उनके लिए एक सुझाव अक्षत गुप्ता क्या देंगे, जिन्होंने कि खुद बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रगल करके अपनी पर्सनल लाइफ से लेके चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, करते हुए अपने आप को एस्टेब्लिश किया है? फिल्टर का काम करता है ऐसा वक्त जब लोग आपका साथ छोड़ते हैं। आपका बुरा वक्त आपका सबसे अच्छा साथी होता है। वो निंदक निहरे राखिए वाला आपने सुना होगा ना, कि ये बुरा वक्त आपका सबसे अच्छा साथी इसलिए होता है, उस समय नहीं समझ में आता, क्योंकि आपके मुंह पे कोई निंदा करता है तो अच्छा तो नहीं लगता है, तो वो एक्चुअली आपको आईना दिखाता है, और उस समय बहुत कमाल का फ़िल्टर होता है। जितने ऐसे लोग होते हैं ना जो किसी कारण से, किसी वजह से आपके साथ हैं, वो सब सबसे पहले साथ छोड़ के जाते हैं। तो उसमें आपको गुस्सा आता है, तकलीफ़ होती है, और जब गुस्सा और तकलीफ़ चरम पे पहुंचता है तो उसको शब्द दिया गया है हेट्रेड, नफ़रत। मेरा फेवरेट कोटेशन है दैट द बिगेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस। तो अगर आपको किसी से बदला निकालना है तो चाकू, छुरी, बंदूक, इसमें से कुछ भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम इतनी शिद्दत से कीजिए कि उन लोग, आपका जो सक्सेस इतना बड़ा हो जाए कि वही आपका रिवेंज का रंग ले ले, क्योंकि वो आपके पीठ पीछे यही बोल रहे हैं कि जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा ये, मैं लिख के देता हूँ इससे कुछ नहीं होगा। जब वो जो लिख के दे रहे हैं, जब आप उसको गलत साबित कर लेंगे तो आप जीत जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं अब मुंबई में रहता हूँ, समंदर के बहुत पास में रहता हूँ, आए दिन समंदर पे जाता हूँ, घर परिवार के लोग आते हैं तो उनके साथ समंदर के अंदर भी कई बार उतर जाता हूँ। समंदर में जा के एक चीज़ सीखा,
और लगता है कि वही हम लोगों का लाइफ का भी फ़लसफ़ा होना चाहिए। क्या है, हमको लगता है कि जब बुरा वक्त आए ना तो हमको उससे लड़ना है। हमेशा लड़ के नहीं जीता जाता है, कई बार सरेंडर करके जीता जाता है। आप जब समंदर में चलना शुरू करते हैं, आप 4 कदम चलते हैं, फिर एक लहर आती है, आप 2 कदम पीछे फेंक दिए जाते हैं, है ना। फिर आप 4 कदम चलते हैं, फिर 2 कदम पीछे फेंक दिए जाते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें होती है, एक आपकी स्पीड स्लो है, आप तेज़ी से आगे नहीं जा पा रहे हैं, दूसरा आपका एनर्जी लगातार ड्रेन हो रहा है क्योंकि आप हर लहर से लड़ रहे हैं। समंदर में ज़्यादा अंदर जाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप 4 कदम चलें, फिर जब लहर आए तो आप अपने आप को पानी के अंदर डुबो दें, उस लहर को अपने ऊपर से क्रॉस होने दें, फिर निकले, फिर 4 कदम चलें। इसमें 2 फ़ायदा होगा, एक आपकी एनर्जी बचेगी, और आप जो पहले 2 कदम पीछे जा रहे थे ना, वो आप जाएंगे, आप आगे भी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कम से कम वो जो 4 कदम आपने कवर किया ना, आप वहीं खड़े रहेंगे दृढ़ता से। फिर जब वो लहर निकलेगी तो फिर आप 4 कदम आगे बढ़ेंगे। ये तरीका होता है लहरों से लड़ने का। वक्त ऐसे ही होता है, आप समय से और नियति से नहीं जीत सकते हैं, और आप समय और नियति से लड़ते 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 थक जाते हैं। जब तक आपका समय सुधरता है ना, तब तक आप में क्षमता और हिम्मत नहीं बचती है उस सफ़र को आगे ले जाने की। तो अपना एनर्जी बचाइए इन चीज़ों में। गलत जगह पे अब मैं दीवार को कितना भी धकेल लूँगा, दीवार वहीं रहेगी। मेरे को उस दीवार वाले कमरों में दरवाज़ा ढूंढने की ज़रूरत है। तो सही दरवाज़ा ढूंढिए, दीवार को धक्का मत लीजिए। बुरा वक्त है तो बुरा वक्त, वो अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक ऐसा लाइन बोल दो कि जो खुश हो वो सुन के दुखी हो जाए, जो दुखी हो वो सुन के खुश हो जाए। तो उसने मुस्कुराया और बोला ये भी गुजर जाएगा। तो जो खुश होगा, अंदर से खुश होगा, वो ये लाइन सुन के दुखी हो जाएगा, जो दुखी होगा ये सुन के खुश हो जाएगा कि ये समय भी गुजर जाएगा। तो समय गुजरने का इंतज़ार कीजिए, समय सबका आता है। वो जब आपका समय है ना, उस समय के लिए आपको तैयार रहना और एनर्जी बचा के रखना ज़रूरी है बस। दैनिक जागरण के हिंदी है हम कार्यक्रम में आज हमने द हिडन हिंदू के लेखक अक्षत गुप्ता जी से बात की। अगर आप इंग्लिश के पाठक हैं तो ये किताब इंग्लिश में अवेलेबल है, ऑनलाइन आप ले सकते हैं, और हिंदी में हम बात कर ही रहे थे कि अनुवाद श्रेणी के अंदर 2 किताबें जो हैं टॉप 10 के अंदर आई हैं, तो हिंदी में भी ये किताब उपलब्ध है। तो भाषा की कोई समस्या नहीं है, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उस भाषा में आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। अक्षत जी बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े जी। इसमें मैं आपके सभी पाठकों और श्रोताओं के लिए एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। ये हिंदी इंग्लिश के साथ मराठी में, गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, तमिल तेलुगु मलयाली में, ये सारे लैंग्वेजेस में है। और अब द हिडन हिंदू के बाद मेरी एक नई किताब रिलीज़ हुई है 1 महीने पहले, जिसका नाम है द नागा वॉरियर्स। वो भी ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और आपके पास के हर अच्छे बुक स्टोर में अवेलेबल है। अगर आप लोगों को द हिडन हिंदू अच्छी लगी है तो मैं वायदा करता हूँ कि आपको नागा वॉरियर्स अच्छी लगेगी। ढूंढिए, मंगवाइए, पढ़िए और मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी।